नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और ऐसी हृदय विदारक घटना क्राइम के लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसने एक बार फिर मानवीय संबंधों को तार तार कर दिया है। बात 13 अक्टूबर 2020 की है। बरेली में एक थाना है मीरगंज, जो रामपुर के सीमा से लगा हुआ है। एक गांव है बहरौली। सुबह 6 बजे रेंज के कंट्रोल रूम ने टेलीफोन से अवगत कराया कि साहब बहरौली गांव में गोलियां मारकर एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर दी गई और मारने वाला मौके से भाग गया। हालांकि प्राइमरी सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच रहे हैं और जो जानकारी उन्होंने गांव से टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त की है, उससे ये लगता है कि दंपत्ति के बड़े बेटे ने ही उन दोनों का मर्डर किया है, उनकी हत्या की है। एसएसपी भागे, सीओ भागे। जब बताया गया तो चूंकि डबल मर्डर था, वृद्ध दंपत्ति की हत्या थी, गोलियों से मारा गया था, सेंसेशनल क्राइम था, मुझे भी मौके पर जाना था। मैं भी जल्दी ही मौके के लिए रवाना हो गया। गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, एकदम बिल्कुल जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, उस तरह से शांति बनी हुई थी। इतनी शांति में सवेरे सवेरे पक्षियों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस बरेली जोन श्री अविनाश चंद्रा साहब भी पहुंच गए। बताया गया कि मृतक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। इनको लालता प्रसाद मास साहब के नाम से पूरा इलाका जानता था। ये भी बताया गया कि इतने लंबे समय तक ये अध्यापक रहे कि गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कोई न कोई सदस्य मास साहब से पढ़ा हुआ न हो। वर्तमान में इनकी उम्र 75 वर्ष थी और इनकी पत्नी मोहन देवी की उम्र 72 वर्ष थी। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक साइंस की पूरी लैब, सर्विलांस के सारे लोग मौके पर पहुंच गए। ये एसओपी है कि घटना नोन हो, अननोन हो, गंभीर हो, छोटी हो, बड़ी हो, जिसमें किसी का पता लगाना हो, उसमें इन सब सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फॉरेंसिक लैब की तो हर हाल में आवश्यकता होती है, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस कोर्ट में प्रोसिक्यूशन साइड को बहुत हेल्प करते हैं। मौके से फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, ब्लड स्टेन क्लॉथ्स, खून आलूदा मिट्टी, किसी फायर आर्म की रिकवरी, आला कत्ल की रिकवरी, ये सब फॉरेंसिक जो लैब जाती है, मोबाइल लैब, उसके परव्यू में आता है। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई रोने धोने की आवाज़ नहीं। स्तब्ध थे लोग। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि मां साहब को क्यों मारा गया। हालांकि मौके पर मां साहब का छोटा बेटा उमेश और उनकी 2 शादीशुदा लड़कियां भी आ गई थीं। पास के गांव में कहीं ब्याही थीं, आ गई थीं। ये बात तय हो गई कि बड़े बेटे दुर्वेश ने ही मां साहब और उनकी पत्नी की हत्या की है। मौके पर जब हम लोग पहुंचे तो जैसे ही गाड़ी रुकी और बाएं हाथ को नाली पार करके एक हाथे में घुसे, तो बाएं हाथ को ही 4-5 कमरों का लंबाई में एक बड़ा सा दालान बना हुआ था, जिसके एक कोने में नहाने के लिए स्नान घर और दूसरे कोने में शौचालय बना हुआ था। साफ़ सुथरा मकान था।
एक बड़े कमरे में माँ साहब पति पत्नी रहते थे। मैंने बताया उम्र 75 साल और 72 साल थी। बाकी में माँ साहब का छोटा बेटा उमेश अपने परिवार के साथ रहता था। ये दालान का हिस्सा या नए मकान का हिस्सा या पुराने मकान का जो एक्सटेंशन होता है, आउट हाउस होता है, ये जहाँ ख़त्म होता था वहाँ पर बड़ी बाउंड्री शुरू होती थी। बड़ी बाउंड्री एक अहाते की थी जिसमें बड़ा गेट लगा हुआ था। बड़ा गेट माँ साहब की इस दालान, लंबाई में जो दालान है उस तरफ खुलता था, और बड़े गेट से अगर कोई मुख्य गली तक आना चाहे तो सीधे कच्चा सा बना हुआ रास्ता था, 50 मीटर का होगा या 60 मीटर का होगा, वहाँ से आदमी सीधे जा सकता था। भीतर पुराना मकान, पुश्तैनी मकान, माँ साहब का ही बनवाया हुआ, कुछ पार्ट हो सकता है उनसे पहले भी बना हो, लेकिन अच्छा सा करीने से बना हुआ मकान। मेन गेट के बाईं तरफ दो बड़े बड़े अमरख के पेड़, अमरख एक फल होता है, हेक्सागोनल, उसमें षटकोणीय 6 उसमें फलक नुमा बने होते हैं, और पकने के बाद वो एकदम पीला हो जाता है। पके हुए ढेर सारे फल नीचे गिरे हुए थे पीले, और हरे फल पेड़ पर लगे हुए थे, बिल्कुल लदा हुआ था अमरख से। बहुत तीखा होता है, बहुत तीखा का मतलब बहुत खट्टा होता है कि दांत में लगाइए झंझनाहट हो जाएगी आपके दांत में, ऐसा फल होता है। नए ज़माने के लड़कों को शायद इसके दर्शन न हुए हों, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो अमरख को जानते हैं। अगर किसी को कोई संशय हो तो गूगल पे जाके वो देख सकता है। बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है इनका, श्रब होता है, करीब 15 फीट 20 फीट ऊंचाई का पेड़ था। उसमें और भी पेड़ आम के और अलग अलग लगे हुए थे। दो तरफ से बना हुआ मकान था, पुश्तैनी मकान, आंगन भी उसमें बना हुआ था, अच्छा मकान। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से कोई इसमें रख रखाव में किसी की कोई रुचि नहीं थी। वहाँ उनके छोटे बेटे उमेश और दो बहनों ने बताया कि साहब ये मकान जो है, जो पुश्तैनी मकान है, ये बड़े भाई दुर्वेश के हिस्से का है, और जिसमें माताजी पिताजी रह रहे थे ये बंटवारे में छोटे भाई को दिया गया है, और छोटे भाई के हिस्से में ही माताजी पिताजी रहते हैं। भाई से जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे बड़े भाई ने माँ बाप की हत्या कर दी, पूछताछ पे उन लोगों ने बताया कि मेरे पिताजी लगभग 12-13 साल पहले अध्यापक के पद से रिटायर हो गए थे। गांव में और आसपास के गांव में भी जहाँ जहाँ के बच्चे प्राइमरी में उनसे पढ़े होंगे उनका बड़ा सम्मान था। उनके कुल 6 बच्चे थे, 2 लड़के और 4 लड़कियाँ। उमेश ने बताया कि हम 2 भाई 4 बहनें हैं। सभी भाई बहनों में दुर्वेश सबसे बड़ा है। माँ बाप ने चारों की शादी कर दी है, बहुत धूमधाम से शादी हुई, और किसी की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई थी। ये भी बताया कि दोनों भाइयों को उनके पिता स्वर्गीय लालता प्रसाद, यानी जिनकी हत्या हुई थी, लालता प्रसाद जी ने बहुत ही मेहनत से पढ़ाया, अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको उपलब्ध कराई, और उनका एक सपना था कि दोनों पढ़ के कंपटीशन क्वालिफाई करके अच्छे अधिकारी बनेंगे। माँ साहब के पास कुल 85 बीघा ज़मीन भी थी। संपन्न व्यक्ति थे, बहुत ही सौम्य, सरल, और शिक्षक के जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों के जो गुण होते हैं, सामान्य कपड़े, कम बोलना, बच्चों से रिलेटेड किसी के घर में कोई शादी है जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ ज़रूर जाना, सुख दुख में शामिल होना, और क्लास में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये उनके गुण थे जिनको वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने एक एक करके बताया। माँ साहब ने जब उनकी अवस्था यानी 75 के हो गए थे, 3-4 साल पहले उनको ऐसा लगा कि हमारी अवस्था कम हो रही है, हम लोग जर्जर हो रहे हैं, तो उन्होंने उस 85 में से 30-30 बीघे दोनों बेटों के नाम बैनामा कर दिया और 25 बीघे अपने पास रखे। 30-30 बीघे जो उनको दिए उसका बराबर का बंटवारा 4-6 लोगों को बिठा के किया, ताकि किसी बेटे को कोई शिकायत ना हो कि हमको अच्छा हिस्सा मिला, हमको ख़राब हिस्सा मिला। माँ बाप ने छोटे वाले बेटे के पास रहना स्वीकार किया कि हम इसी के साथ रहेंगे, इसकी बहू हमारी सेवा करती है, ये भी सेवा करते हैं। वहीं वो एक कमरे में रहने लगे। दिनचर्या उनकी सुबह
उठ जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, शादी ब्याह अगर कहीं पड़ी हुई तो वहाँ जाते थे। बड़ा भाई दुर्वेश इस पुश्तैनी मकान में जो हिस्से में उसने ले लिया था उसमें रहता नहीं था। वहाँ से थोड़ी दूर जो तहसील मुख्यालय है मीरगंज, वहाँ किराए के मकान में रहता था और वहीं बच्चों को पढ़ाता भी था। यदा कदा वो अपने मकान पर आता था। उनका कहना है कि दुर्वेश बार बार जब भी आता था माँ बाप पर यह दबाव डालता था कि अपने जीते जी ही 25 बीघे खेत का भी बंटवारा कर दीजिए। उसको इस बात का डर था कि ऐसा न हो कि ये छोटे वाले भाई को, चूंकि वो उसके साथ रहता है, या चारों बहनों में से किसी और को ये ज़मीन लिख दें, रजिस्ट्री कर दें। जब जब वो कहता था कि ये अपने जीते जी 25 को भी आधा आधा कर दीजिए, तो इनके पिता लालता प्रसाद जी कहते थे कि ये संभव नहीं है। उनका ये कहना है कि 4 बेटियां हैं। बेटियों के यहाँ जितने फंक्शन, जितने त्यौहार होते हैं उनमें हम जाते हैं, हमें जाना भी चाहिए। हर तीज में बेटियों को उनके मायके से बहुत ढेर सारा सामान भेजा जाता है, वो भी हम हर साल भेजते हैं। 4 लड़कियां हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और तुम दोनों भाई कभी भी अपनी बहनों का ख्याल नहीं रखते हो। इसके अलावा इन बच्चियों के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हो तो उसके फंक्शन में, नामकरण में, अन्नप्राशन में, मुंडन में और ससुराल में लड़कियों की जो भी शादियाँ पड़ती हैं उसमें बहू के मायके से क्या आया है ये बहुत ज़रूरी तौर पर देखा जाता है। बात उनकी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। हालांकि उन्हें, जैसा कि उसके छोटे बेटे उमेश ने बताया, कि करीब 30,000 या 31,000 रुपये पेंशन भी मिलती थी, लेकिन उसी में वो बिजली का बिल, खेत की सिंचाई का पैसा जो दिया जाता है, अपने खाने पीने का इंतज़ाम, छोटे बेटे के बच्चों का जो 3-4 फंक्शन साल में हुआ करते हैं उसमें उसको जाना भी होता है। इन सब में काफ़ी पैसा खर्च होता है। बाप का ये कहना था कि तुम लोग चूँकि अपनी बहनों का उतना ख्याल नहीं करते और गाहे बगाहे जब उनके फंक्शंस में तुम कुछ नहीं ले जाते या कुछ नहीं करते तो ससुराल में उनको बेइज्जत होना पड़ता है। इसलिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं बिल्कुल इसके हिस्सा जो 25 बीघा उनके पास है उसमें हिस्सा नहीं बटाऊंगा। इसके बाद दुर्वेश ये कहने लगा कि सामने जो तुम्हारे ज़मीन पड़ी हुई है उसमें से आधा हिस्सा हमें दे दो, ताकि मेन गेट से गली के मुहाने तक आने के लिए मैं अपनी अलग से सड़क, अपना अलग से रास्ता बना के उसमें बाउंड्री बना लूँ। पिता ने कहा कि देखो, मेरे मरने के बाद इसमें भी तुम्हारा आधा है, लेकिन अभी तुमको हम दे दें और तुम इसमें भी बाउंड्री खड़ी कर दो तो हमारे लिए आने जाने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए तुम्हें कोई रोक रहा हो तो बताओ। तुम आराम से, चूँकि बहुत बड़ा गेट था, उसमें छोटी गाड़ी या जीप आराम से आ जा सकती थी। तुमको आने जाने के लिए कोई रोक रुकावट नहीं है, न तुम्हें कोई रोकेगा। अभी तुम्हें कोई रोक रहा हो तो बताओ, तुम इसका इस्तेमाल करो, लेकिन तुम ये कहो कि उसमें से आधा तुमको हम रजिस्ट्री कर दें, वो हम नहीं करेंगे। दुर्वेश को यही हमेशा डर सताया करता था। लोगों से कहता था कि भाई हमारा उमेश 24 घंटे मेरे माँ बाप के पास रहता है और मुझे डर है कि किसी दिन उनको बरेली ले जाकर अपने नाम, उनको झूठ सच बता के सारी रजिस्ट्री अपने नाम करा ले। दुर्वेश स्थानीय जो मीरगंज तहसील है उसमें तहसील की वकालत करता था और अच्छी वकालत चलती थी उसकी। वो ये जानता था कि यहाँ तहसील में आकर ये कोई रजिस्ट्री या किसी तरह का कोई काम करेंगे, मुझे पता लग जाएगा, हम उनको रोक लेंगे। लेकिन अगर ये बरेली जाके इन्होंने कुछ किया तो मेरे लिए मुश्किल होगी कि हम इनको रोक पाएँ। इसीलिए वो उन पर बराबर नज़र रखे हुए था। 12 सितंबर की रात, शाम के थोड़ा बाद, दुर्वेश ने फिर फ़ोन किया अपने पिताजी को और उनसे कहा कि तुम मान क्यों नहीं रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, 75 साल के हो गए हो, कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी तुम चल बसो।
अपने जीते जी क्यों नहीं तुम इस 25 बीघे का हिस्सा बांट कर देते हो, नहीं तो मुझे डर है कि जब तबीयत खराब होगी तो उमेश तुमसे लिखवा लेगा। उनके पिताजी यानी लालता प्रसाद ने कहा कि मैं किसी को नहीं लिखूंगा, ये तुम दोनों का है, मेरे मरने के बाद कानूनन तुम दोनों को मिल जाएगा, इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है, लेकिन अपने जीते जी मैं इसको नहीं लिखूंगा। उस दिन दुर्वेश ने फ़ोन पे कहा कि देखो अब हम तुम्हारे मरने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तुमको जिंदा छोड़ दिया तो ये सारी हमारी हिस्से की ज़मीन भी तुम उमेश को दे दोगे। चूँकि इस तरह की बात दुर्वेश अक्सर अपने पिता से करता रहता था, पिता झुंझला गए और उन्होंने फ़ोन को काट के तख्त पे रख दिया। दरअसल उन्होंने रख तो दिया लेकिन फ़ोन कटा नहीं था। लालता प्रसाद ने गुस्से में चूंकि रखा था और उसे लगा कि मैंने फ़ोन काट दिया है, लेकिन वो फ़ोन कटा नहीं था। दूसरी तरफ से दुर्वेश उस फ़ोन को सुन रहा था। लालता ने अपनी पत्नी मोहन देवी से कहा कि इसको देखो ये किस तरह की बातें करता है, और कह रहा है कि जब मैंने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा दोनों का है, तुम लोगों को वैसे ही कानून मिल जाएगा, तो ये कह रहा है कि हम तुम्हारे मरने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। मोहन देवी ने यानी दुर्वेश की माँ ने, लालता प्रसाद की पत्नी ने, बुजुर्ग पत्नी ने कहा कि ये रोज़ रोज़ यही कहता है, हमारी नींद हराम कर रखी है। ऐसा करते हैं कि कल उमेश को लेकर बरेली चलते हैं और वहाँ उमेश के नाम रजिस्ट्री कर देते हैं, तब ये किस बात की धमकी देगा, किस बात के लिए कहेगा कि हम मार देंगे। ये बात चूंकि फ़ोन कटा नहीं था, दूसरी तरफ से दुर्वेश सुन रहा था। उसने सुना कि मेरी माताजी कल रजिस्ट्री करने को कह रही हैं। हालांकि वो जानता था कि ये गुस्से में कह रही हैं, बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन वो नहीं माना। वो नहीं माना और उसे रात भर नींद नहीं आई। उसको लगा कि ज़मीन उसके हाथ से निकल जाएगी। वो सवेरे 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव के लिए, मीरगंज तहसील में जहाँ किराए के मकान में रहता था, वहाँ से गांव के लिए चल दिया। उसको पता था कि मेरे पिताजी और माताजी 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं। मेरे पिताजी को माताजी चाय बना के पिलाती हैं, उसके बाद पिताजी थोड़ी देर के लिए पूजा करते हैं, फिर सुबह अपने खेतों पर टहलने के लिए निकल जाते हैं। वो सीधा पिता के कमरे में पहुंचा। कमरा खुला हुआ था। पिताजी तख्त पे बैठ के कुछ पूजा कर रहे थे। जोर से बोला, पिता की आंख खुल गई। उसने गाली दी और माँ के लिए पूछा कि वो कहाँ चली गई। पिता ने बताया कि वो अभी या तो शौचालय में होगी या नहाने गई है। इतना सुनते ही उसने अपना तमंचा निकाला और एक के बाद एक कई गोलियां पिता के सिर पे सटा के मार दी। उनके पिता के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। लालता प्रसाद वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद वो वहाँ से भागा शौचालय की तरफ। वहाँ से अपनी माँ को गाली दे के आवाज़ दी कि बाहर निकला। माँ ने भीतर से ही चिल्ला के कहा कि मेरे शरीर पे कपड़े नहीं हैं, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती, बिना कपड़ों के तुम्हारे सामने किसी कीमत पे नहीं आऊँगी। उसका इतना कहना था, इसने दरवाजे से लात मार के और बाथरूम का, शौचालय का दरवाज़ा तोड़ दिया। घर में शौचालय ही एकमात्र ऐसा दरवाज़ा होता है जो सबसे कमज़ोर होता है किसी के भी घर में, किसी भी सेटलमेंट में, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि उसको ताले में और सीखचे में या लोहे के दरवाजे उसमें रखे जाएं। सामान्य दरवाजे लगे होते हैं और कहीं कहीं तो दरवाजे भी नहीं लगे होते, गांव में पर्दे लगे होते हैं। जैसे ही तोड़ा, माँ उसकी शौच पर बैठी हुई थी बिना कपड़ों के, लेकिन उनको भी उसने 2 गोलियां मार दी और उसकी माँ की भी जान शौचालय में ही निकल गई। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर मीरगंज की एसडीएम हैं ममता मालवीय, बहुत ही सीजन्ड और सज्जन एसडीएम हैं। उनको भी पता लगा कि इस तरह की विभत्स घटना हुई है। वो चूँकि तहसील मुख्यालय में ही रहती थी, वो वहाँ पर आ गई। उन्होंने बताया कि बहुत
वकीलों में, अच्छे वकीलों में इसकी गिनती होती थी। और कल भी इसने मेरे कोर्ट में एक बहस की थी। उस समय भी इसका ज़रा सा भी असामान्य व्यवहार नहीं था। मेरा कोर्ट भरा हुआ था, सारे लोग थे वहाँ पर, लेकिन किसी तरह का कोई असामान्य व्यवहार नहीं था। और उस समय ऐसा कोई गेस भी नहीं कर सकता था, कोई भाप भी नहीं सकता था कि आज ये इस तरह की कोई घटना करने वाला है। मुमताज़ जी को ये और आश्चर्य हो रहा था कि इस तरह का आदमी और इस तरह की घटना, ये उसकी जो जो उसका जो उसकी दिनचर्या है, जिस तरह से वो बिहेव करता है कोर्ट में, उसको मैच नहीं करता। बहरहाल दोनों बॉडीज़ को वहाँ पंचायतनामा भर के उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सवेरे सवेरे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोपहर बाद तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू गन शॉट इंजरीज। भाई उमेश की तरफ से मुकदमा थाना मीरगंज में लिखवाया गया। मुकदमा अपराध संख्या 384/2020, धारा 302। ये बताया गया कि ये तुरंत माँ बाप की हत्या करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़कर पैदल नदी की तरफ भागा था। कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ी देर तक नदी के किनारे बैठा भी रहा। चूंकि अपनी मोटरसाइकिल ही छोड़ गया, अपना मोबाइल घर पे छोड़ के गया था, उसके पास बात करने का कोई साधन नहीं था। उसके सारे ससुराल वालों के नंबर और सारे लोगों के नंबर, कम से कम 20 नंबर सर्विलांस पे लगवाए गए कि किसी न किसी से बात करेगा, लेकिन महीने भर उसने किसी से बात नहीं की। फाइनली 1 महीने बाद पकड़ा गया 9 नवंबर 2020 को। पकड़ने के बाद उसका जो हुलिया था, उसे लग रहा था कि बहुत महीनों से, यानी जब से गया है तब से नहाया नहीं है, मैले कुचले कपड़े थे। पूछताछ की गई, वो यहाँ से भाग के हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान। पुलिस का डर सता रहा था कि कहीं पुलिस उसको ढूंढ न ले, पा न जाए, इसलिए वो भीख मांगता जा रहा था। जब भी थोड़ा बहुत पैसे आगे जाने के मिल जाते थे, वो बस से या ट्रेन से आगे की तरफ चला जाता था, और ये पूरे महीने भर वो चलता ही रहा, भीख मांग कर खाता रहा। अब सवाल ये है, वहाँ पर 2 मत हुए मौके पर वो गांव के लोगों को। एक मत तो ये था कि 75 साल के माँ साहब, क्यों इतनी जिद उन्होंने पकड़ ली कि 25 बीघे की ज़मीन को, जब उन्होंने 30-30 बीघे दोनों को लिख ही दिया था, तो 25 बीघे का भी आधा आधा दोनों को दे देते, उनकी जान बच जाती और इस तरह की कड़वाहट परिवार में न होती। दूसरा मत ये था कि माँ साहब ने बिल्कुल ठीक किया, जब उनके जीते जी 25 बीघा ज़मीन उनके पास होने के बावजूद भी उनकी इतनी बेकदरी उनके 2 भाई, उनके 2 बच्चे कर रहे थे। अपनी चारों बहनों के लिए किसी भी तीज त्यौहार पर दोनों में इस बात पे झगड़ा होता था कि तुम जाओ, तुम जाओ। पिछले में मुंडन में हम गए थे, इस बार अन्नप्राशन में तुम जाओगे। और उसका रिज़ल्ट ये कि दोनों में से कोई नहीं पहुंचता था, और उन बच्चियों की अपने ससुराल में इस बात के लिए छीछा लेदर होती थी कि तुम्हारे मायके से कोई नहीं आया, तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आया। ये 2 मत वहाँ स्कूल में, वहाँ गांव में पाए गए। गलती किसकी है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस माँ ने उस कलयुगी बच्चे को जन्म दिया, जिसने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके प्रति इस तरह का व्यवहार कि शौच करती हुई माँ को गोलियों से तब तक मारना जब तक वो मर न जाए, इसमें किसी को शंका नहीं होगी कि गलती किसकी है। वो बाप जिसने अध्यापन का कार्य करके जो कमाई हुई उसे सबसे अच्छी शिक्षा दोनों को दी, उसकी तमन्ना थी कि ये दोनों उच्च पदों पे जाएं, कंपटीशन क्वालिफाई करें, हमारा नाम रोशन करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, समाज में मेरा नाम ऊंचा करें। उनको भी गोली मारकर मार देना, इसमें भी किसी को संशय नहीं है कि गलती किसकी थी। संशय इस बात पर हो सकता है कि उन्होंने क्यों जिद पकड़ी, बाप ने उनको आधा आधा क्यों नहीं दिया।
संशय इस बात पर हो सकता है कि उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र थी कि जब भाई अपनी बहनों का इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब तक हम हैं अपने बेटियों के यहाँ जो संस्कारगत लेना देना है, संस्कारगत जो रिवाज है, जो रवायत है, उसको हम पूरा करेंगे। मेरे मरने के बाद ये करें न करें, सब इन्हीं का हो जाएगा। आप भी कुछ दिमाग पर जोर डालें। अपने माँ बाप को मार देना कहीं से भी किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, माँ बाप कैसे भी हों। पूत तो कपूत हो सकता है, माता कभी को माता नहीं हुई। आप डिसाइड करें किसकी गलती थी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।